दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हाई कोर्ट से रिहाई तो 4 दिन पहले ही मिल गई थी, लेकिन आज जेल से छूटे हैं इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के 4 बार के विधायक रह चुके हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट से। 2022 दिसंबर में बंद हुए थे, लगभग 3 साल तक जेल में रहे। इनके ऊपर कई मुकदमे लगे। बड़ा मुकदमा इनके ऊपर यह था कि इन्होंने एक महिला की झोपड़ी में आग लगवा दी। और इरफान सोलंकी की जमानत में इतनी देरी कैसे हुई? उसका कारण ये था कि पिछले हफ्ते संभवतः 24 तारीख को हाई कोर्ट से इनको जमानत मिलती है। अंतिम मुकदमा था गैंगस्टर एक्ट का, उसमें जमानत मिली। इनके ऊपर टोटल 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो जो रिहाई का फरमान था हाई कोर्ट से, वो चला गया कानपुर जेल। तो कानपुर जेल में तो इरफान सोलंकी पोस्टेड नहीं थे। इरफान सोलंकी, चूंकि माफ कीजिएगा, इरफान सोलंकी कानपुर जेल में नहीं बनते, उनको ट्रांसफर कर दिया था सुरक्षा के कारणों से योगी सरकार ने महाराजगंज। तो कानपुर जेल से महाराजगंज तक पहुंचने में ऑर्डर 4 दिन लग गया। अब आज सुबह उनकी पत्नी, जो वर्तमान में सीसामऊ से सपा की विधायक है कानपुर की, अपनी माँ के साथ, मतलब इरफान सोलंकी की माँ, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी, उनके दोनों बच्चे, ये लोग उनको लेने के लिए पहुंचे। सुबह पहुंच गए थे तो थोड़ा सा अड़ंगा आया। आज फिर एक ट्विस्ट था कहानी में। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की में आज उनकी सुनवाई थी, आज ही के दिन। तो पहले वो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और शाम को 6 सवा 6 बजे फाइनली इरफान सोलंकी जेल के बाहर आए, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सपा के लिए राहत भरी खबर है। आजम खान साहब भी बाहर आ गए हैं, इरफान सोलंकी भी बाहर आ गए हैं, एटा से पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और एक और सहयोगी वापस आ गए हैं जेल के बाहर। सपा के कुछ नेताओं लेकिन अभी भी जेल में बंद हैं। एक तो बड़ा नाम है आजमगढ़ से रमाकांत यादव का, दूसरा नाम है अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, जिनकी पत्नी फिलहाल विधायक हैं। वो काफी दिनों से 2017 से जेल में बंद हैं। अब वैसे देखा जाए तो इरफान सोलंकी और उनके पिता मुश्ताक सोलंकी ये भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। इस परिवार की कानपुर में अच्छी खासी फॉलोइंग है। ये जिस सीट से विधायक रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे मुस्लिमों की आबादी 60-70% रही है। उस सीट पे सीसामऊ में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के बलबूते वहां जीत सकते हैं। तो इनके परिवार की कानपुर में एक अच्छी खासी इमेज थी। मुश्ताक सोलंकी सबके सुख दुख में खड़े होते थे, बड़े लोकप्रिय थे। तो अपने पिता की विरासत को इरफान सोलंकी ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला था। मजेदार बात यह थी कि ये 2007 में भी चुनाव जीते थे, जबकि बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तब भी इन्होंने अपनी सीसामऊ में अपनी पिताजी की सीट को बचाया था। 2012 में जब सपा की लहर थी, तब भी ये चुनाव जीते इरफान सोलंकी, तब तो सपा की पूरे प्रदेश में लहर ही थी। 2017 में जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से लगभग एक तरह से सफाया हो गया था, जिस पार्टी के विधायक 230 के करीब हुआ करते थे, वो घट के 47 पर आ गई। उन परिस्थितियों में भी इरफान सोलंकी ने सीसामऊ की सीट पे जीत हासिल की। 2022 में भी हासिल हुई जीत इनको। तो बड़े लोकप्रिय रहे अपने क्षेत्र में। अब 2022 के बाद इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि इन्होंने इनके भाई ने मिलकर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। उसके बाद ये इनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी आधार बनाकर हवाई यात्रा की, उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ। फिर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। तो आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चल रहा है। इसीलिए कहा ना कि आज सुबह पेच आ गया था, लेकिन खैर सुनवाई में शामिल हुए महाराजगंज जेल से, लेकिन शाम को जमानत मिल गई। समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है।
आजम खान साहब भी बाहर आ गया, आजम खान साहब भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन आजम के बयान जो है ना वो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, आजम खान के बयान से कहीं ना कहीं सपा की मुश्किलें बढ़ भी जा रही हैं। आज उन्होंने एक उनका इंटरव्यू है जो उन्होंने कल दिया था जाने माने पत्रकार राजीव रंजन सिंह के साथ, माहौल क्या है न्यूज़ 24 में, उसको अब तक लगभग 1,10,00,000 लोग देख चुके हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी रास्ता दिखाते थे और नेता उनके पीछे पीछे चलते थे। अब कुछ नेता, बीच के नेता, पीछे चलने वाले नेताओं को ये भ्रम हो गया है, वो रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये किस पे उनका तंज है? दरअसल जब से आजमपुर पर मुकदमे लगे हैं, पहले वो 3 साल तक जेल में बंद थे, 2019 से लेकर 2022 तक। फिर 2023 में जब गए तो 2 साल तक जेल में रहे, तो लगभग 5 साल वो जेल के अंदर रहे। और उस दौरान कई मुकदमों में सजा भी हुई, और उसकी सजा के चलते ना भाजपा चुनाव लड़ सकते हैं 6 साल तक, ना उनका अब्दुल्ला आजम बेटा लड़ सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की है कि वो जो है उनके खिलाफ जो सजा दी गई है उसमें दोष माफी के लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अगर दोष माफी कि उनको मिल जाता, दोष सिद्धि का जो उनका ऊपर सरकार की तरफ से चार्जशीट अगर वापस हो जाती है, तो उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को चुनाव लड़ने के लिए फिर राहत मिल जाएगी। तो फिलहाल इरफान तो चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनको एक गैंगस्टर मामले में 7 साल की सजा हुई है, और अभी इस 7 साल की सजा पर रोक नहीं लगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको रोक मिल जाती है या हाई कोर्ट ही रोक लगा देता है, तब तो चुनाव लड़ सकते हैं इरफान, नहीं तो उनकी पत्नी तो विधायक ही हैं। तो देखते हैं अब 2027 के पहले इरफान को राहत मिलती या नहीं मिलती है, या फिर अब आजम के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम और आजम की जो पत्नी है उनको कुछ राहत मिलती है दोष सिद्धि वाले मामले में। लेकिन कुछ फायदा तो जरूर हुआ है इन दो बड़े नेताओं के आने से। समाजवादी पार्टी को, खासकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को संभालने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन मैंने कहा ना, फिर आजम के कुछ बयान हैं जो चौंकाते हैं। आजम किन नेताओं से नाराज है, उस पर सपा के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देना होगा, क्योंकि जानकार ये बताते हैं कि अगर आजम पार्टी में रह के आपको आजम को उनका उचित स्थान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ कई पत्रकारों द्वारा ये खबर चलाई जा रही है कि आजम बसपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, आज की डेट में आप किसी चीज को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आदमी ने एक से बढ़कर एक बदलाव देखे हैं। समाजवादी पार्टी में एक दौर ऐसा आया था कि शिवपाल सिंह यादव ने एक अलग पार्टी बना ली थी, और उसके बाद वो 2019 के चुनाव में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे फिरोजाबाद से। लोकसभा का चुनाव नतीजा ये रहा कि उस सीट पर राम गोपाल के बेटे चुनाव हार गए थे, और एक बार आजम ने पार्टी छोड़ी भी है जयप्रदा के मुद्दे पे। 2009 का लोकसभा चुनाव था, अमर सिंह चाहते थे कि जयप्रदा को दोबारा टिकट दिया जाए रामपुर से, तो उस वक्त आजम खान ने पार्टी भी छोड़ी थी। उस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ था कि नेताजी ने एक टेक्टिकल सपोर्ट समझौता किया था कल्याण सिंह के साथ, और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको पार्टी का महासचिव भी बनाया गया था। लेकिन इस दौरान भी आजम खान ने इस चीज का जिक्र किया है। आज वो जो इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसको 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, उसमें बोला, उन्होंने राजीव रंजन सिंह ने सवाल पूछा था कि आप इसलिए नाराज होते कि आपकी मर्जी के बगैर जयप्रदा का को टिकट दिया गया था, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा, जयप्रदा मैं नाराज नहीं था, अगर मैं नाराज होता
तो जयप्रदा फिर वहां से जीत नहीं पाती। फिर उनसे पूछा गया कि रामपुर में भी आपके मन का प्रत्याशी नहीं, आप चाहते थे रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े 2024 में, लेकिन अखिलेश यादव नहीं लड़े क्या? तो भी मैंने पार्टी की नीतियों का विरोध नहीं किया। उन्होंने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे सफाई परिवार से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं और इस परिवार के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये लोग जो अटकलें लगा रहे हैं कि आजम खां, कुछ लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कोई कहता है कि आजम की पत्नी से मायावती जी दिल्ली में मिली, तो पता चला मायावती तो बहुत दिन से दिल्ली गई नहीं। फिर कुछ लोग निकाल के लाए खबर कि भैया अब आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से बात हो रही है। तो फिलहाल इन चीजों पे विराम लगा हुआ है। एक मजेदार बात कल तो बताई आजम खान साहब ने कि भैया जेल में जब उनको खबर मिली थी मुख्तार अंसारी के निधन की, तो थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि उस वक्त मीडिया में खबरें चली थी कि आजम खान को जेल में मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया जा रहा था। तो उन्होंने जेल में खाली थे तो नींबू का अचार बनाना शुरू कर दिया था, नींबू के अचार से रोटी खाते थे। तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो 5 साल जेल के अंदर रहे और आजम बड़े मुखर आदमी हैं। उसी तरह से इरफान सोलंकी भी लगभग 3 साल तक जेल के अंदर रहे हैं और इरफान भी खुल के मीडिया से बात करने वाले हैं। तो अगले कुछ दिनों तक इरफान सोलंकी और आजम खान मीडिया के हेडलाइन बनते रहेंगे। और योगी सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि देखिए आज मैं एक वीडियो किया, उसके पहले मैंने एक ट्वीट किया। अफसोसजनक बात है कि अब से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री गोंडा गए थे। अब बोले कि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा कि भेड़िया घूम रहा था और मैंने वन विभाग वालों को आदेश दिया है कि आप उसको देखते ही गोली मार दें। मैं अभी वीडियो करूंगा उस टॉपिक पे, भले उसको 500 लोग देखें, 100 लोग देखें, लेकिन सोचिए। मेरा सवाल है, दर्शक जरा ध्यान दे, उत्तर प्रदेश सरकार से भी है सवाल। आज मीडिया में खबरें आई हैं कि तौकीर रजा, जो बरेली से मुसलमानों के एक धर्मगुरु हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, पिछले शुक्रवार को जो बवाल हुआ उसको हिंसा को फैलाने के आरोप में, हिंसा की प्लानिंग करने के आरोप में, आज प्रशासन को पता चलता है कि तौकीर रजा के दामाद ने नाले पे अतिक्रमण करके गैराज बना लिया था। और आज पता चल रहा है प्रशासन को कि उनके मार्केट में 30 से ज्यादा दुकानें अवैध बनी हुई हैं। अब तक क्या योगी सरकार सो रही थी? तो आप बुलडोजर तो चला देते हैं। मैंने क्यों जिक्र किया? भेड़िए ने बहराइच में एक आदमी और एक औरत की जान ले ली और जान लेके चला गया। तो इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो ये नरभक्षी जानवर हैं, इनसे अब आम आदमी की जान बचाइए। मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि जंगल के आसपास तो गरीब झोपड़ी बना के रहता है ना। लेकिन इस पर ज्यादा मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। सवाल मेरा यह है कि बुलडोजर चलवाइए, योगी जी बुलडोजर बिल्कुल चलवाइए। मेरा भी मानना है किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है नाले पे या सरकार की, उस पर बिल्कुल हटना चाहिए। लेकिन पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भेड़ी और तेंदुओं से आम आदमी की जान बचाई जाए। मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी की थी कि भेड़ी और तेंदुओं से इस साल 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लगभग 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मेरे सवाल चुभेंगे जरूर सरकार को,
मीडिया दिन भर दिखा रहा है कि तौकीर रजा की अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चला, ये चला, वो चला, अच्छी बात है, लेकिन कितने कैमरे पहुंचे बहराइच में जहां भेड़िए ने एक आदमी और उसकी पत्नी की जान ले ली। और योगी जी, जिन अधिकारियों की बेवकूफी की वजह से नाले पे कब्जा करके तौकीर रजा के दामाद ने अपना गैरेज बनाया था, उन पर कब कार्रवाई होगी? या तौकीर रजा ने अपने मार्केट में 37 दुकानें अवैध बना ली थी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सपा की विरासत में, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बने हुए अब 102 महीने हो गए हैं। धन्यवाद।